आप सभी को वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज महात्मा गांधी जी का पुण्य स्मरण हम करते हैं। हम सभी के मन में एक ही विचार आता ही होगा कि साधारण सा मोनिया मनु कहलाने वाला जो बालक है कैसे मिस्टर गांधी बन रहा है, बैरिस्टर बनता है और फिर अनवेलकम विजिटर भी कहलाता है। उसके बाद आप देखिए तो इतनी ख्याति होती है कि वर्ष 2007 में उनके जन्मदिन के दिन पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है। बच्चों में बताना चाहूँगी कि 2 अक्टूबर 1869 को जन्म लेने वाला मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर का जो दिन है 1869 का, ये अपने आप में भी बहुत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दिन कहलाता है, क्योंकि उस दिन स्वेज नहर यातायात के लिए खुली थी। दास कैपिटल की रचना की थी और नेपोलियन बोनापार्ट की प्रथम जन्म शताब्दी मनाई गई थी। तो यह जो वर्ष है अपने आप में खास है। अपन यहाँ ये देखना चाहेंगे, हर बार अपन जब पढ़ते हैं जन्म यहाँ हुआ, माता का नाम ये, पिता का नाम ये, आज अपन कुछ इस तरह से इनका पुण्य स्मरण करते हैं कि इनको अपने जीवन काल में कितनी उपाधियों से विभूषित किया गया और क्यों किया गया। यह भी बहुत सारे प्रश्न इस पर बनते हैं, इसलिए मैंने सोचा आज कुछ रुचिकर नई जानकारी नए तरीके से आप लोगों को दूं। 1888 में महात्मा गांधी लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करने जाते हैं, परंतु इससे पहले जब वो कहते हैं कि मैं विदेश यात्रा में जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, विदेश जाकर 7 समुंदर पार जाने पर जो जिस जाति का रहता था जातिगत पंचायत बैठती थी। महात्मा गांधी जी के लिए भी ऐसी हुआ, जातिगत पंचायत बैठी, सरपंच ने घोषणा करी यदि आप विदेश जाएंगे आपको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जो इन्हें गांव तक के बाहर तक छोड़ने जाएगा उसको दंड दिया जाएगा। 1 रुपये जुर्माना उस समय लगाने की बात कही गई थी। स्वाभाविक है यह बालक अपने उद्देश्य में सफल होता है और 1888 का गया हुआ बालक जो मनु है लंदन जाकर के मिस्टर गांधी कहलाते हैं। पहली बार इन्हें मिस्टर गांधी कहा गया। बैरिस्टर बनकर जब ये लौटते हैं 1891 में, तो 1-2 वकालत का जो ये अपना प्रैक्टिस करते हैं बैरिस्टर के रूप में, शुरू के जो इनको केस मिलते हैं वो इस केस में हार जाते हैं। और केस इसलिए हारते हैं कि जज कहते हैं इनकी आवाज़ कुछ बहुत पतली सी है, ऐसा लगता है जैसे लड़कियों जैसी आवाज़ है, ये जिरा नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ इन्हें असफलता मिलती है। फिर ये सोचते हैं चलो किसी स्कूल में ही अच्छी तरह पढ़ाया जाए। स्कूल में जब पढ़ाने जाते हैं बच्चों द्वारा इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है और प्रधान अध्यापक से शिकायत करी जाती है कि मतलब हमको इनसे पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये वहाँ से इनको रिजेक्शन मिलता है। सोचते हैं चलो कोई ना कोई व्यवसाय कर लें, क्योंकि इनके पिताजी तो पोरबंदर में दीवान थे, इनके पास व्यवसाय शुरू करने का भी साधन था। व्यवसाय में भी असफल हो जाते हैं, परंतु उसके बाद अब्दुल्ला भाई नाम का एक क्लाइंट कह लीजिए, वो दक्षिण अफ्रीका में रहता था और वो यहाँ भारत पर में आया हुआ था, भारत का ही था, प्रवासी वहाँ पर था। तो उसका कोई केस था प्रॉपर्टी का, वहाँ वो धनाढ़ व्यक्ति था, तो वो अपना कोई केस के लिए ऐसा कोई वकील चाह रहा था। और वहाँ उसका केस का उसको वकील सिर्फ इसलिए चाहिए हुआ था क्योंकि जो उसके प्रॉपर्टी के कागज़ थे और जो भाइयों में जो पैतृक संपत्ति को लेके विवाद था, जो कागज़ थे वो गुजराती भाषा में तैयार किए गए थे। तो वहाँ पर यदि वो अपनी बात कहना चाह रहे थे तो गुजराती भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए ऐसा कोई वकील वहाँ नहीं था। तो वो जब वो पोरबंदर आते हैं वहाँ बताया जाता है कि महात्मा जो ये मोहनदास करमचंद गांधी हैं, ये गुजराती भाषा के साथ साथ चूंकि विदेश में पढ़कर आए हैं तो इन्हें अंग्रेजी का भी ज्ञान है। तो अब्दुल्ला भाई द्वारा इन्हें दक्षिण अफ्रीका आने के लिए न्योता भी दिया जाता है और एज ए क्लाइंट
के रूप में और अपने केस के कारण ये दक्षिण अफ्रीका आ जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जब वो रहते हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो इनका जो केस है कोर्ट में जा कर के सुलझाया जाएगा। ये अब्दुल्ला भाई ने सोचा था, परंतु गांधी जी ने अपनी सूझबूझ से सभी भाइयों को बुला करके कोर्ट से बाहर ही ये मुकदमा सुलझा लिया। और इसके साथ ही गांधी जी इसलिए चर्चा में आ गए क्योंकि इन्हें कई तरह से कहीं आवेदन लिखने में, कहीं ट्रांसलेशन करने में और समस्याओं का समाधान करने में उन्हें महारत हासिल थी। तो वो उस तरह वो काम उनका चल निकला और उन्होंने सोचा मैं अब यहीं रहूँगा। इस बीच जब वो दक्षिण अफ्रीका गए हैं तो स्वाभाविक है एक दिन में जाने वाली तो रास्ता नहीं है, जल जहाज द्वारा गए। उन दिनों उन्होंने 2 किताबें पढ़ी। एक किताब ये पढ़ते हैं रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट, जिसमें वो सर्वोदय के बारे में पढ़ते हैं, और डेविड थोरो की पुस्तक है ऑन द ड्यूटी ऑफ डिसओबीडियंस। इसमें वो सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह का मतलब उन्होंने उस दौरान पढ़ा जब वो जल जहाज से यात्रा करके जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका। उनके दिमाग में ये सब चल ही रहा था, उससे वो प्रेरित थे। जब दक्षिण अफ्रीका से में थे तो डरबन से प्रेटोरिया वो जा रहे थे। जैसा कि अविस्मरणीय घटना सभी हम भारतीय क्या पूरा विश्व जानता है कि जब वो उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था और वो फर्स्ट क्लास के यात्रियों के साथ बैठे हुए थे, तो सभी अंग्रेज थे। तो सब लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया, जो यात्री गोरे अंग्रेज थे, कि इस काले व्यक्ति को यहाँ नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो टिकट भी लिया हूँ। तो बोले नहीं, टिकट लेने से कुछ नहीं होता। तो नेटाल की राजधानी जो मॉरिट्सबर्ग स्टेशन है वहां इनको उतार दिया गया। इनके ट्रेन रुकवाई गई, टीसी ने इनके साथ बदतमीजी करी और ये उतर नहीं रहे थे तो उसको बुलाया गया सिपाही को, जबरदस्ती इनको सामान सहित इनको उतार दिया गया। और जब उतारा गया तो निश्चित रूप से तुरंत तो ट्रेन मिलेगी नहीं, उनको रात अलग हो रही थी, तो उन्होंने रात में वो वहीं बैठे रहे और उसी स्टेशन से उन्होंने अपने गंतव्य तक जाने के लिए जब टिकट लेने लगे तो उनको टिकट काउंटर से टिकट भी नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने पहले तो बोलने शुरू किया, नहीं माना गया। तब उन्होंने इंग्लिश में अपनी बात कही और कहा मुझे टिकट चाहिए। तब जो टिकट काउंटर पे जो बैठा व्यक्ति था उन्होंने टिकट दे दिया। फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर वो फिर बैठे, वहां उनको बैठने नहीं दिया जा रहा था दूसरी ट्रेन में। तब वहां पर एक अंग्रेज व्यक्ति था, उन्होंने गांधी जी के बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए कह लीजिए या उनके जो भी बात थी उसके कारण वहां वो बैठ गए हैं। परंतु गांधी जी के साथ जो रात उन्होंने ठंड में बिताई उससे उन्होंने सोचा, वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग में, कि एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मुझे यहां से चले जाना चाहिए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे जैसे तो कितने यहाँ भारतीय रहते हैं, यदि मैं इस समस्या से बच करके निकल जाऊंगा, पलायन करके निकल जाऊंगा तो फिर और लोगों का क्या होगा। और यही वजह है कि सर्वोदय, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह का इन्होंने वहां प्रयोग किया है। जिस तरह यहाँ भारत आते हैं तो साबरमती आश्रम की स्थापना कर रहे हैं, उससे पहले वो फिनिक्स फॉर्म और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना वो वहाँ कर चुके रहते हैं और उनको भारत से ही फंड जाता है। बिरला जी द्वारा दिया गया उनको फंड बनाया और उनके एक मित्र थे जर्मनी मित्र, उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की है और भारतीय सहयोग से उन्होंने वहाँ और इस तरह के वो काम कर रहे थे। तो इन्होंने जब भारत आते हैं 1893 में वो भारत आ जाते हैं, नहीं सॉरी 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। तब मैं वहां ये बताना चाह रही हूँ, इस चीज को विद्यार्थियों आप को रिलेट करिए। जैसा मैंने आपको बताया कि जन्म के समय जब उनका जन्म होता है तो उस साल 3 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जो घटनाएं हैं। अब यहाँ आप देखिए 1893 में क्या होता है, ये जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका। 1893 में शिकागो में विवेकानंद जी का धर्म सम्मेलन है, उसमें उनका भारतीय का उद्घोष हो रहा है। और 1893 में एनी बेसेंट भारत आती हैं।
तो ये 3 घटनाएं तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जब वहाँ वो 22 वर्ष रहते हैं और उसके बाद वो जब आते हैं भारत तो वो हो जाते हैं 46 वर्ष के। 24 वर्ष के थे तब तो वो गए हैं दक्षिण अफ्रीका, ठीक। 22 वर्ष वहाँ रहते हैं तो हो गए वो 46 वर्ष के। अब वो भारत आते हैं, ठीक। अब इससे पहले देखिए बच्चों, आज का फोकस है महात्मा गांधी को कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित किया गया। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो एक बोअर युद्ध हुआ और एक होता है जुलू जनजाति, ठीक है। तो इस दोनों में उन्होंने अंग्रेज सरकार का साथ दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगा वहां पर कि अंग्रेज सही हैं, जबकि रंग भेद की नीति में उन्होंने सब इस तरह का काम किया, परंतु यहाँ उन्होंने इनको वहां पर 2 मेडल दिए गए, 2 पुरस्कार उनको वहां पे मिले। ये ध्यान रखिएगा कि जो उपाधि हम पढ़ेंगे आगे कि उनको ये उपाधि मिली वो उपाधि मिली, मगर इससे ध्यान रखिएगा कि वो 2 मेडल तो वो अपने साथ वहीं से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब जब वो भारत आ जा रहे हैं तो अपन देखते हैं कि उनको कई तरह की उपाधियां उन्हें मिल रही हैं। जब वो भारत आ रहे हैं तो उसके बाद सबसे पहले तो वो 1916 में लखनऊ सम्मेलन में भाग लेंगे। उससे पहले आप देखिए 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, भारत साथ देगा। वो सभी भारतीयों को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि हम, कांग्रेस के सभी सदस्यों ने कहा था कि मतलब कांग्रेस का एक वो था, एक उन्होंने उद्घोष किया था कि हर भारतीय का खून की एक एक बूंद सहयोग करेगी प्रथम विश्व युद्ध में, ताकि यदि युद्ध जीतेंगे भारतीयों के साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। इस प्रत्याशा में उन लोगों ने इस तरह का कहा था। तो 14 से 18 ये हो जाता है। पर जब ये महात्मा गांधी यहाँ आते हैं तो वो नव युवकों से उद्बोधन के दौरान अपील करते थे कि आप युवा हैं, विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दीजिए, और वो प्रेरित करते थे। तो उन्हें मतलब सेना में भर्ती होने वाले लोगों को वो प्रेरित करते थे, तो उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाने लगा। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट, क्योंकि एक उनकी आवाज पे लोग सेना में भर्ती होने लगे थे। और एक बात और कही जा रही थी, जैसे रिक्रूटमेंट, आप कहते हैं ना कि हमारा रिक्रूटमेंट हो गया, तो रिक्रूट करने के लिए उन्होंने वहाँ सेना में भर्ती करने लगा। तो रिक्रूट लोग बोल नहीं पाते थे, तो रंगरूट शब्द आ गया यहाँ, ठीक। इसी तरह जब वो साउथ अफ्रीका गए हैं तो वहाँ पर ये जो मैंने आपको अभी जुलू वाला बताया था और बोअर विद्रोह बताया था, तो डच किसान कुछ थे, डच मजदूर थे, जिनको कि एग्रीमेंट के आधार पर ले जाया जाता था और कहा जाता था इतना वेतन देंगे, इतने दिन काम करोगे, यहाँ आपको ले जाया जाएगा। तो भारत से भी कई लोग जाते थे, इसी तरह डच से भी गए थे। तो बोअर जनजाति वाले जो लोग थे उसमें उन लोगों को एग्रीमेंट के आधार पर ले जाते थे। तो जब भारत के में आकर वो बताते थे कि हमारा एग्रीमेंट हो गया, हम उस आधार पर जा रहे हैं, तो लोग एग्रीमेंट नहीं कह पाते थे, तो एग्रीमेंट की जगह कह देते थे गिरमिट कह देते थे। तो जो आपके गिरिराज किशोर है, उनका एक है पहला गिरमिट, वो उन्होंने महात्मा गांधी पर वो किताब लिखी थी। तो पहले गिरमिट महात्मा गांधी कहलाते हैं। तो इसी तरह गिरमिट शब्द का जो है पहला गिरमिट, ये अपन ने साउथ अफ्रीका में देखा, मगर अपन ने यहाँ जो रंगरूट शब्द आया है ये रिक्रूटमेंट से बना हुआ है रंग। और आज भी यानी कोई सेना में बच्चे, मतलब जो कोई नया सैनिक भर्ती होता तो उसको कहते हैं रंगरूट है। तो ये जो देखिए शब्द जो है ये बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ देखा 1914 से 18 का। अब अपन देखते हैं यहाँ पर लखनऊ सम्मेलन होगा 1916 में गांधी। तो जब वो भारत आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले जी से तो उनकी मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में ही हो गई थी, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मिलने के लिए वहाँ जाते हैं और वहाँ
से उनकी जो भी उन्होंने उनका विशाल व्यक्तित्व देखा था, भारत आके बताते हैं कि एक नौजवान वहाँ बहुत अच्छे काम में लगा हुआ है, तो आपको अपन को उनसे प्रेरित होना चाहिए। तो जब वो भारत आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि पहले तुम पूरे भारत का भ्रमण करो, भारत की पूरी स्थिति को देखो। तो विद्यार्थियों में बताना चाहूंगी कि वो सामान्य दर्जे के ट्रेन के सामान्य दर्जे के डिब्बे में बैठ करके उन्होंने पूरे भारत की यात्रा करी थी, और फिर कहा था कि भारत के जो लोग हैं बहुत गंदगी से रहते हैं, ट्रेन में भी बहुत गंदगी करते हैं, हमें स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। अब उसके बाद अपन देखते हैं, अपन लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ में राजकुमार शुक्ल से इनकी जब मुलाकात होती है, और इससे पहले वो अपना राजनीतिक गुरु तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी को बना ही लिया था। तो जब राजकुमार शुक्ला उनको बोलते हैं कि आपका आना चंपारण बहुत ज़रूरी है, मैं भी एक किसान हूँ, मैं बहुत नज़दीक से मैंने उनकी परेशानियों को देखता हूँ, तो गांधी जी ने सोचा ऐसे तो बहुत लोग मिलने आते रहते हैं, हाँ बोल देना चाहिए। उन्होंने हाँ कहा, और फिर वो साबरमती आश्रम में अपने चले गए। वहाँ जाने के बाद भी शुक्ला जी ने पीछा नहीं छोड़ा, वो उनके साथ जहां जहां उनकी मीटिंग होती थी वो वहां वहां पहुंचने की कोशिश करते थे। अंततः जाना पड़ा उनको चंपारण, और उन्होंने, इधर मैं बताना चाहूंगी 14 से 18 के बीच जब ये रंगरूट वाली भर्ती वाली बात होती है और युवाओं को यहाँ प्रेरित करते हैं, तब इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। ठीक, 2 उपाधि वो वहां से लेकर आए थे, बोअर वाली और जुलू वाली, और इधर ये एक आ गई इनका केसर-ए-हिंद इनको मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए आप कि अब इनको चंपारण जाना ही पड़ता है, और ये चंपारण चले जाएंगे 1917 में आप चले जाएंगे चंपारण। ठीक है, चंपारण बिहार का एक जगह है। इनके साथ राजेंद्र प्रसाद, अन्य और लोग भी रहते हैं, और वहाँ उनके साथ वो काम कर रहे हैं। अब वहाँ वो ये देखते हैं कि एक वहाँ पर एक चीज़ ये बताई जा रही है कि एक 3 कटिया एग्रीमेंट, 3 कटिया प्रथा, ये प्रथा यहाँ ये हो गया चंपारण। चंपारण के किसान बता रहे हैं कि 3 कठिया प्रथा 3/20, मतलब आप भूमि का ये जो भाग है ये आपको खेती करने के लिए लेना पड़ेगा, और उसमें नील की खेती होगी। और नील की खेती के लिए ये था कहा गया कि आपका मतलब 3/20 मतलब 15% जो जमीन का हिस्सा है, इसमें हर किसान को, चंपारण के हर किसान को नील की खेती करनी पड़ेगी। और ये बॉन्ड भराया जाता था, और कहा जाता था जो यूरोपीय लोग थे, वो यूरोपीय नील कहलाते थे, उनसे ये कहा गया कि, और ये भी ये दाम भी वही तय करेंगे, और ये कहलाती थी नकदी फसल। और उसमें यह भी तय था कि आपको नकदी फसल ही बोनी पड़ेगी। और नकदी फसल कौन कौन सी है बच्चे आप लोग जानते हैं, जूट हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, नील हो गया, ये नकदी फसल है। तो इस एग्रीमेंट के तहत इनको कुछ मतलब पैसे भी दे दिए जाते थे, और हर किसान 2 साल के लिए खेती जरूर करेगा। अब जब इन्होंने वहां देखा कि 2 साल की खेती करने पर, जैसे इन्होंने ये 15% बटा हो गया, 3/20 वाला हिस्सा है, 3 कठिया प्रथा कहला रही है। आप कुल उसका जैसे 20 बीघा किसी के पास है तो उसको अपने उसका इतने प्रतिशत में 3/20 में उसको खेती नील की करनी ही पड़ेगी। एग्रीमेंट भी हो गया, उसको पैसे भी पहले दे दिए गए, ठीक है। मगर जब वो 1 साल खेती कर ले रहा है, 2 साल का एग्रीमेंट है, जब वो खेती कर रहा है तो जब इसमें खेती हो गई, ये खेती, ये जो जमीन है बंजर हो गई, इसकी उपजाऊ क्षमता नहीं है। तो ऐसे करते करते उनको 2 साल में एक किसान को पता चल जा रहा है कि हमारे पास जो भूमि है अंततः वो बंजर हो जाएगी। तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया था, मगर अंग्रेज लोग समझ नहीं रहे थे। जब महात्मा गांधी चंपारण आते हैं, हालांकि उनका बड़ा विरोध किया जाता है, तब कमिश्नर विरोध करता है, परंतु वो आते हैं
हर किसानों से मिलते हैं, बकायदा अपना एक रजिस्टर तय रखते हैं, सबकी जमीन में जाते हैं, कितने बटा कितना, कितना बीघे में क्या है कितना। और यदि वो देखिए बॉन्ड पहले ही भर गया, ये आप ध्यान रखिए, नील की खेती में बॉन्ड पहले ही भर गया, जो चूंकि उसको पता चल गया कि नुकसान हो रहा है, बंजर हो गई भूमि, बॉन्ड यदि वो तोड़ता है, बॉन्ड तोड़ेंगे जुर्माना लगेगा, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक, तो अंततः सभी का, उन्हीं लोगों का फायदा हो रहा है, यूरोपियन लोगों का, और भारतीय किसानों को नुकसान हो रहा है। तो जब गांधी जी को ये सब बातें पता चलती हैं तो उन्होंने पूरा इसका हिसाब रखा, और उसके बाद पूरा उन्होंने अपना रजिस्टर मेंटेन किया है। और उसके बाद से जब वहाँ के जज को पता चलता है तो जज ने क्या किया, उनको एक लेटर भेजा और कहा कि आप 24 घंटे के अंदर आपको चंपारण से जाना होगा। वो जो लेटर लाया था व्यक्ति, उसी से वो हाथों हाथ जवाब भेजते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना हथियार लेके चला, ना लाठी लेके चला, अहिंसात्मक रूप से मैं इन किसानों का साथ देने के लिए आया हूं, तो मैं नहीं जाऊंगा। देखिए ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये इन्होंने गांधी जी ने चंपारण में शुरू किया। ये है सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह, सत्याग्रह, सत्य जहां तक है, न्याय की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास। तो गांधी जी द्वारा कहा जाता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो सत्याग्रह जो किया गया। अब जब इसका होता है, अंत में क्या होता है, ये कहा जाता है, क्योंकि सबका जुर्माने से ज्यादा पैसे ले लिए गए थे सरकार द्वारा, तो ये कहा गया, तो एक पहले तो जो जज है वो इनको निकलने के लिए कहा, ये नहीं गए। सभी ने विनय पूर्वक अपनी बातें कह करके उन्होंने आग्रह किया ब्रिटिश सरकार से। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और एक जांच समिति बनाई गई। विद्यार्थियों, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा सुन करके कि उस जो विरोधी कर रहा था, उसने सबसे पहली बार गांधी जी से कहा, हम एक समिति बना रहे हैं, उस समिति में आपको रखेंगे। महात्मा गांधी जी द्वारा समिति बनी, प्रतिवेदन दिया गया। उन्होंने अपना रिपोर्ट में कहा, ये जो जुर्माना लगा था हमारे किसानों से, आपको ये जुर्माना लौटाना पड़ेगा। नहीं लौटाने की बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको लौटाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भूमि भी बंजर हो जाती है और बॉन्ड में आप ही लोगों को फायदा होता है। तो फिर यह हुआ कि 25% जो इनका जुर्माना था, जुर्माने का 25% पैसा किसानों को लौटा दिया गया। तो आपने देखा बच्चों, डिसओबीडियंस जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पर भारत में उन्होंने पहली बार चंपारण में किया। अब मेरे ख्याल से बच्चों का डाउट ये क्लियर हो गया होगा कि चंपारण आंदोलन क्या है, सत्याग्रह आंदोलन क्या है। यदि इस पर टिप्पणी वगैरह या इस तरह के प्रश्न आते हैं, अब आपको सब समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। यदि डाउट है तो प्लीज़ आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगले वीडियो में उसको मैं दूर करूँगी यदि मेरे कोई पॉइंट छूट गए हैं तो। अब जब महात्मा गांधी वहाँ से आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उनको इसकी सफलता पर पत्र लिखकर महात्मा शब्द से संबोधित किया गया। तो बच्चों, अपन ने अभी देखा केसरे हिंद भी हुआ, अब इनको यहाँ महात्मा भी कहा गया। अब महात्मा गांधी कहलाने लगे। अब अगले ही वर्ष, ये 16 की बात है, 17 की, 1918, अहमदाबाद में मजदूर मिल मालिक जो है उनके बीच थोड़ा सा विवाद होता है, क्योंकि वहां पर गुजरात में प्लेग रोग फैला था। अहमदाबाद में प्लेग के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो मिल मालिक ने सोचा कि हम अपने मजदूरों को एक बोनस टाइप का दे देते हैं। उदाहरण के रूप में ऐसा समझिए जैसे ये अभी जो प्लेग आया था, प्लेग के कारण यदि अभी जो अपने यहाँ कोरोना काल चल रहा था, ये जो पैंडेमिक पीरियड था, उसमें यदि ये देखा जाए कि आपको एक बोनस दे दिया जाए कोरोना का। अब जब कोरोना काल नहीं है तो वो जो मजदूर, वो जो मालिक है, वो ये सोचेगा अब हम क्यों दें। तो उसने क्या किया
कि हम उसने पहले जो प्लेग का बोनस था वो उन दौरान दिया जब प्लेग था, पर जब प्लेग नहीं था तो उन्होंने मजदूरों को उतना ही वेतन दिया जितना कि वो मिल रहा था उनको। तो स्वाभाविक है जिसको यदि थोड़ा सा भी बड़ा वेतन मिल रहा था अब नहीं मिलेगा तो उसको तो एक उसकी आस भी बंध जाती है, उससे कम वो वेतन क्यों लेगा। जब ये थोड़ी मजदूर हड़ताल पे चले गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया कि आप इन मिल मजदूर की जो हड़ताल है इसमें आप आइए और मजदूर हम लोगों के साथ मिल करके आप सहयोग करके इस प्रॉब्लम को किसी तरह आप कम करिए। अब जब कम करने की बात आई तो ये हुआ कि चलिए इसको किसी भी तरह हम अपने को कम करते हैं। अब जब मीटिंग हुई, विक्रम साराभाई के पिताजी अंबालाल साराभाई वो मिल मालिक थे, तो साराभाई जी बैठे, ब्रिटिश सरकार बैठी, महात्मा गांधी बैठे और उनकी बहन अनुसुईया नाम बीच में आता है, साराभाई जी की बहन अनुसुईया भी बीच में बैठी। तो ये तय हुआ कि 5% दे देंगे, 10% जितना जिसका वेतन है उसका उत्तर प्रतिशत दे देंगे। तो गांधी जी बात में अड़ गए। गांधी जी ने पहली बार यदि भारत में भूख हड़ताल करी है तो इसी मिल मजदूर वाले में जो अहमदाबाद का था उसमें की थी कि नहीं हम अपने जो मजदूर हैं उनको हम उनके जो भी न्याय है वो दिला के रहेंगे, उनको उनकी राशि दिला के रहेंगे। तो पहले 25% पर बात हुई तो उन्होंने कहा 25% तो हमने चंपारण में भी दिलाने की कोशिश करी थी और दिलाया था, नहीं हम यहाँ तो अपना हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उनको जिनका जितना वेतन था 35% बोनस तय हुआ। तो ये भी गांधी जी की एक बहुत बड़ी जीत थी और उसमें विक्रम साराभाई की बहन अनुसुईया बेन का बहुत योगदान है। कभी कभी बच्चों ये प्रश्न आता है कि मिल मालिक कौन था, मजदूर कितने थे, गांधी जी किसकी तरफ से शामिल हुए, अनुसुईया बेन कौन थी और कितने प्रतिशत पर बोनस तय हुआ। तो ये हुआ 35%। तो बच्चों में बताना चाहूंगी कि इस तरह से महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और न्याय के लिए उन्होंने काम करना। और पहली बार ऐसा हुआ कि जब लोग जो मजदूर जो जब जीत गए तो उन्होंने महात्मा गांधी की जय के नारे लगाए। तो उन्होंने कहा मजदूर एकता जिंदाबाद। तो पहली बार मजदूर एकता जिंदाबाद यदि अपन देखें तो अहमदाबाद मिल मजदूर वो जो आंदोलन होता है उसमें मजदूर एकता जिंदाबाद कही गई। अब कुछ आते हैं प्रश्न कि मलंग बाबा में इनको कहा गया, मलंग बाबा इनको नाम दिया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। फिर एक नाम आता है देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विद्यार्थियों ये बड़ा सुखद संयोग है कि देशद्रोही फकीर कहलाने वाले जिसने कहा था विंस्टन चर्चिल ने, जब गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका यात्रा के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो इसी सरकार ने विंस्टन चर्चिल की जहां मूर्ति बनी है उन्हीं के स्टैचू के जस्ट बगल में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा लगाई गई। तो देखिए बच्चों मैं ये बताना चाहती हूँ कहाँ अनवेलकम विजिटर करा दिए गए थे दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ अर्ध फकीर अर्ध नंगा फकीर, वो भी क्यों, क्योंकि धोती और वो इस तरह का कपड़ा शॉल पहन लेते थे, उसको देखते हुए कहा गया। पर देखिए परिस्थितियां कैसे पलटती हैं और उन्हीं की प्रतिमा के बगल में लगा दी गई महात्मा गांधी की। अब ये कहना चाहूंगी कि राष्ट्रपिता कैसे कहलाए। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में जब सिंगापुर रेडियो में वो प्रसारण के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें राष्ट्रपिता संबोधित किया और बाद में संपूर्ण भारत ने भी उन्हें राष्ट्रपिता कहा। और विद्यार्थियों मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने एक जगह एक रिसर्च में पढ़ा था कि ये जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं गांधी जी का नाम नामित किया गया था 1944 में। कुछ दिनों बाद
जब ये हुआ कि उनको, मगर पहले ऐसा था मरणोपरांत नहीं मिलता था, जीवन के ही दौरान मिलता था, तो उनको उनके जीवन के दौरान नहीं मिल पाया नोबेल प्राइज। जबकि आप देखिए उनके विचारों का अनुसरण संपूर्ण विश्व करता है। कोई नेल्सन मंडेला के रूप में देखता है, तो किसी अन्य अपने कोई मार्टिन लूथर किंग के रूप में देखता है। तो मतलब सब ने उनके विचारों से, मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि जो एप्पल के मालिक हैं वो गांधी जी को इतना पसंद करते हैं कि वो जो चश्मा पहनते हैं उसमें वो गांधी जी के स्टाइल का चश्मा पहनते हैं, और उन्होंने जो अपना लोगो लगाया हुआ है, और वहीं भी कहीं जब उनकी दुकान के सामने कहीं उत्कृष्टता की बात करते हैं तो वो उस तरह के लोगों की बात करते हैं। तो हम भारतीय ने कितना अपनाया महात्मा गांधी को या उनके विचारों को, ये तो हर व्यक्ति की पर्सनालिटी ही बताएगी, परंतु कोई विश्व में कोई ऐसा देश अछूता नहीं है जिन्होंने महात्मा गांधी को किसी न किसी रूप में अपनाया ना हो। इस शांति के मसीहा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2007 में उनके जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और गांधी जी का एक ये विश्व रिकॉर्ड भी है कि उनके सम्मान में विश्व के 126 देशों ने उनमें डाक टिकट जारी किए हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है। और मेरिट, वो जो मेरिट वर्ग का तो मिसाल ही क्या कहा जाए, जिस जगह उनको कुली ने हटाया था और वो मतलब उनका सामान भी हटा दिया था, और टीसी ने उनको हटाया था, उस जगह पर तो फिर एक प्रतिमा, उनकी आदमकद उनकी प्रतिमा लगाई गई, और आज तो साउथ अफ्रीका उनके यशगान करते थकता नहीं है। तो विद्यार्थियों आज बड़े गर्व की बात है कि आज हम गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, और आज ही के दिन 79 वर्ष की उम्र में 5:17 में बिरला भवन जो नई दिल्ली में है वहां उनका निधन होता है। हम सब भारतवासी बड़े श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। मैं शासकीय महाविद्यालय जयसिंह नगर के प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी एवं समस्त विद्यार्थियों की ओर से महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।